हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट के एक महीने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारी गलतियां बहुत बच्चे कर रहे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे कि आपका जिस रेंज में स्कोर आ रहा है, अगर आप 600 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, आप 500 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं या 300 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, डिफरेंट रेंज के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपकी लास्ट एक महीने में आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे टॉप मोस्ट रैंक वालों से बात करूंगा। सबसे पहले टॉप मोस्ट हम स्कोर से शुरू करेंगे और मैं पीछे तक जाऊंगा और फिर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जो हर बच्चे पे अप्लाई होती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे रोज़ मेरी कम से कम 1 से 1.5 घंटे बच्चों से बात होती है, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। देखो, लास्ट का एक महीना, सबसे पहली बात तो ये तो लेके चलना ही नहीं कि एक महीने में कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं सर लास्ट का एक महीने बचा है, अब तो लगता है कुछ करने का मौका ही नहीं बचा, टाइम पूरा चला गया। ये आपकी बिल्कुल गलत थिंकिंग है। लास्ट के एक महीने में आप बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम है जब आप कॉन्सोलिडेट करते हो चीज़ों को, चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपने कर रखी थी वो आपके दिमाग में होती हैं, अब आप उनको रिवाइज करते हो और आपका स्कोर बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। सो अगर आपने साल भर मेहनत कर रखी है तो लास्ट का एक महीने लगे रहना, डिमोटिवेट नहीं होना है। खास करके वो लोग जो 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, भाई आपके पास अभी भी मौका है। जो 400 स्कोर कर रहा है वो हो सकता है किसी इजी पेपर में 600 भी स्कोर कर जाए, और आपने देखा भी होगा कि टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो इट्स नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन ओनली, बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट सीरीज़ के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या आता है। सो एक महीने चाहे आपको कुछ भी उम्मीद हो अपने आप से, आपको सिलेक्शन की उम्मीद हो या ना हो, लेकिन देना पूरा प्रॉपर टाइम है। फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम देना है ढंग से। इस चीज़ के आपको बेनिफिट्स आने वाले टाइम में लाइफ में आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं वो लोग जिनका स्कोर आ रहा है 600 से 650 के बीच में। ओके, देखो यार, एक चीज़ मैंने देखी है कि जो टॉपर्स हो रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, चाहे बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, बच्चों को बोल रखा है कि आपको टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, टेस्ट देने पे उनको मजबूर किया जा रहा है और एक दिन में दो दो टेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, जो बच्चा पढ़ने में वाकई बहुत अच्छा है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी साल भर में बहुत अच्छी हो रखी है, जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से कर रखी है, उन बच्चों पे ये बात फिर भी सूट करती है कि आप रोज़ एक पेपर दो या एक दिन में दो दो पेपर दो, बट स्टिल आपका थ्योरी भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेपर है। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप टेस्ट ही टेस्ट देते जाओ और पेपर्स आप रिवाइज ही ना करो। ऑल्दो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही है तो आप एक टेस्ट देने के बाद आपको पास रिवाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ही बहुत कम चीज़ें होंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही ही कर रहे होगे। लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको बर्नआउट हो रहा है, क्योंकि इतना थका देने वाली प्रोसेस होती है, सुबह शाम पेपर देना, बहुत कम गैप मिल पाना, रोज़ रोज़ पेपर देते रहना। सो इवन अगर आप बहुत अच्छे हो और आपकी कोचिंग आपको मजबूर कर रही है लगातार पेपर देने को, तब भी अपने कॉमन सेंस यूज़ करना। अगर आपको बर्न आउट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार चीज़ें एक्सट्रीम जा रही हैं, आप थक रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड अंदर से आपकी गट फीलिंग कहती है कि आपको थ्योरी भी रिवाइज़ करनी चाहिए, या कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी वीक हैं, तो प्लीज़ पेपर देना बंद करके अपनी थ्योरी भी रिवाइज़ कर लेना। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सिस्टम को छोड़ो, लेकिन अपना कॉमन सेंस हरदम यूज़ करना है। नो बडी इज़ गोइंग टू टेक गारंटी ऑफ योर सिलेक्शन, यू आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल हु इज़ मेकिंग द डिसीजन। सो गिविंग टेस्ट और नॉट रेगुलरली इज़ योर पर्सनल डिसीजन। बहुत ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, अपना भी अंदर से देख लेना कि अगर आपकी कोई चीज़ बहुत वीक छूट रही है और आपको लग रहा हो कि आपको खुद से करना चाहिए, तो प्लीज़ थ्योरी पे भी ध्यान देना। नहीं तो अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो जो कर रहे हो करते रहो, जो जैसा पेपर दे रहे हो देते रहो, इट्स ऑल ओके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन ए गुड पोजीशन, यू कैन गेट सेलेक्टेड। अब बात आपके सिलेक्शन की नहीं है, अब आप बात है कि आप एम्स दिल्ली तक पहुँच पाते हो कि नहीं। सो आपको अपना डिसीजन इस हिसाब से लेकर के चलना है कि आपको जो जो भी आउटकम आपको निकले, आपको फिर उस चीज़ पे भरोसा रहे कि हाँ जो आपने किया था वो सही किया था। ओके, तो ये तो वो बच्चे हो गए जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बातें आते हैं उन बच्चों को जो जिनका स्कोर 550 के आसपास चल रहा है। जिन बच्चों का स्कोर 500 से लेकर 550 के बीच में है, उन बच्चों की मैं बात करता हूँ। देखो यार, अगर तुम्हारा स्कोर 500 550 के बीच में आ रहा है, तो अप्रैल में सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, तुम्हारी बायो ऑलरेडी अच्छी है। बायो 320 330 के आसपास जाकर के तुम्हारी अटक गई होगी, उससे नहीं बढ़ रही होगी। तुमको एक बात ध्यान रखनी है, AR क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कोचिंग के और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं कोचिंग्स के, इनके चक्कर में ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है। तुम्हारा स्कोर जाकर के अगर बायो में 320 330 पे अटक गया है तो पेशेंस रखो, उतना ही रहेगा स्कोर, उससे नहीं बढ़ पाएगा। पेपर बहुत टफ बन रहे हैं, कई बार आंसर्स भी गलत दे रहे हैं कोचिंग वाले। ठीक है, और सॉल्यूशन भी नहीं देते, केवल NCERT का पेज नंबर देके छोड़ देते हैं। सो AR क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं बन पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 320 330 भी बहुत अच्छा स्कोर है।
जब तुम फाइनल एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा यही स्कोर 340 350 मिलेगा, क्योंकि वो जो नीट का पेपर बनता है वो स्टैंडर्ड पेपर होता है। सो इफ़ अगर आप 550 के आसपास हो, 500 550 के आसपास हो, पेशेंस रखो, तो तुम्हारे पास इंप्रूवमेंट का चांस अभी भी है केमिस्ट्री में। ओके, इन केमिस्ट्री यू कैन इम्प्रूव, केमिस्ट्री में आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रटने वाली होंगी, जो आपने नहीं करी होंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागना, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहना, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। केमिस्ट्री में भी आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। केमिस्ट्री अगर आपकी 120 130 क्रॉस नहीं हो रही है तो केमिस्ट्री अभी आपको और मेहनत करना बाकी है। बायो में लगातार एफएसटीज देते रहो, केमिस्ट्री के भी कोशिश करो कि आप रोज़ एक एफएसटी दे पाओ। फिजिक्स में क्लास 12 और पीवाईक्यूज़, क्लास 11 पे मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बट ये आप करते रहो। 550 से आपका स्कोर जो है 600 बहुत ईजिली क्रॉस हो सकता है नेक्स्ट एक महीने में, एंड दैट इज़ गुड इनफ टू गेट यू ए गुड कॉलेज, ए वेरी डिसेंट कॉलेज, ए गुड जीएमसी इन द नीट एग्जामिनेशन। सो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, और पागलों की तरह टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी अभी थ्योरी पूरी नहीं हो पाई, तो तुम्हें थ्योरी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें थ्योरी पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। दूसरों को देख के फोमो में ज़बरदस्ती पेपर्स देने मत बैठ जाना, क्योंकि मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल पे मेरी बात होती है कि सर हम पेपर पे पेपर दिए जा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि एक मशीन की तरह बस पेपर दे रहे हैं, घर आते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, एक दिन का गैप मिलता है, कई बार तो वो भी नहीं मिलता, एंड बस देन अगेन नेक्स्ट पेपर पर चले जा रहे हैं। जस्ट वर्किंग लाइक ए मशीन विल नॉट गेट यू सिलेक्टेड, यू नीड टू पुट योर माइंड ऑल्सो। आपको अपना दिमाग इंटरवेंशन आपको लगाना पड़ेगा उस चीज़ में, ये समझना पड़ेगा कि वॉट यू नीड स्पेसिफिकली। एक बात ध्यान रखना, कोचिंग्स हर सलाह देती हैं सिर्फ टॉपर्स के हिसाब से, क्योंकि उनको उससे ही मतलब होता है। एक आम बच्चे पर वो ध्यान नहीं देती, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो रहे हैं उस कोचिंग के, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। दैट इज़ वाई उनकी कही हुई सलाह के हिसाब को आप ये समझ के चलना कि ये चीज़ सलाह किस पर सूट करती है। रोज़ पेपर देना सूट करता है उस इंसान पर जिसकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, पहले वो थ्योरी करेगा, थ्योरी शुड बी द प्रायोरिटी फर्स्ट। जब थ्योरी आपकी हो जाए उसके बाद जाके आप जा सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, और उसके बाद आप जा सकते हो एफएसटीज पर, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट पर। एफएसटी आपका पहला स्टेप नहीं है, एफएसटी आपका थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप है थ्योरी, सेकंड स्टेप इज क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एंड थर्ड स्टेप इज एफएसटी। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, पागलों की तरह पेपर्स के पीछे मत पड़ना। अब आते हैं हम उन लोगों पर जिनका स्कोर आ रहा है 450 550 के बीच में। मेरे भाई, तुम बायो क्यों नहीं कर रहे हो ढंग से? अगर बायो का स्कोर अभी भी तुम्हारा 300 से कम है, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। गेट योर बायो अबव 320। तो इसलिए आपको दिन भर का टाइम, 5 से 6 घंटे का टाइम कम से कम बायोलॉजी को देना है। बायोलॉजी के आप एफएसटी दो, एक एफएसटी दो, अगर पॉसिबल हो पाए तो 2 एफएसटी डेली दो, ठीक है। केमिस्ट्री के एफएसटी एटलीस्ट हर अल्टरनेट देना शुरू करो। जैसे स्कोर तुम्हारा 500 क्रॉस होना शुरू हो जाता है, बायो का एक, केमिस्ट्री का एक एफएसटी रोज़ दो। अभी तुम फिजिक्स के चक्कर में नहीं पड़ सकते, तुम्हारा स्कोर जब तक 550 क्रॉस करने नहीं लगता तुम फिजिक्स के चक्कर में नहीं पड़ सकते। फिजिक्स अगर तुम्हें करनी भी है तो क्लास 12 की करो और पीवाईक्यूज़ करो। और इस तरह से तुम करते हुए चलोगे, तुम्हारा स्कोर 550 क्रॉस करेगा। जो भी लोग जिनका स्कोर अभी 400 से भी नीचे आ रहा है या 400 के आसपास आ रहा है, अभी आपके पास अगले एक महीने में कम से कम 100 नंबर बढ़ाने का चांस है। आपके पास इतना आपके पास मौका है। सो प्लीज़ डो नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। एंड साथ में जिन लोगों का नंबर 400 से 500 के बीच में आ रहा है, एक बार ये भी देख लेना तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ किस तरह की है। टेस्ट सीरीज़ बहुत टफ होगी तो तुम्हारा स्कोर कम ही आएगा, इसलिए मिक्सअप करो, दूसरी टेस्ट सीरीज़ भी दो, थोड़ा सा सिंपल लेवल ऑफ पेपर भी देके देखो, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर भी देके देखो। क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही पेपर, एक ही दिन में अगर अलग अलग पेपर दो, बच्चों के स्कोर 100 150 नंबर तक फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे 400 नंबर इसलिए आ रहे हो क्योंकि जो तुम पेपर दे रहे हो पेपर बहुत टफ हो। ईजी पेपर तो हो सकता है तुम्हारा नंबर 550 600 तक पहुँच जाए। सो ईजी पेपर में, वेरी ईजी पेपर में आपका स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए। मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर में आपका स्कोर 550 से ऊपर होना चाहिए, और टफ लेवल ऑफ पेपर में आपका स्कोर 500 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर टफ लेवल ऑफ पेपर में तुम्हारा स्कोर 500 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री अभी भी कमज़ोर है। सो योर फोकस शुड भी, देखो जिनका स्कोर अभी कम आ रहा है उनका फोकस बायो पर और केमिस्ट्री पर होना चाहिए, है ना। जिनका स्कोर 350 से 400 से के बीच में आ रहा है, मेरे भाई तुम्हें सबसे पहले तो अपनी बायो इंप्रूव करनी है। तुम और कुछ भी नहीं कर सकते, सब छोड़ दो अभी। जब तक तुम्हारा 450 से ऊपर स्कोर ना आना शुरू हो जाए तब तक सिर्फ बायो ही करो, उसके बाद जाके केमिस्ट्री करो, और जिस दिन 500 से ऊपर स्कोर क्रॉस होना शुरू हो जाए तब फिजिक्स के पीवाईक्यू करना, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी टाइम है तो पहले फिजिक्स कर लेता हूँ, केमिस्ट्री कर लेता हूँ, लास्ट में बायो कर लूँगा। नहीं, पहले तुम शुरू बायो से ही करोगे। जो बच्चे मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट थे, जब मैंने फरवरी से उनको मेंटरशिप देना शुरू किया, उस समय मैंने बच्चों को मजबूर किया कि तुम पहले बायो ही करोगे। मैंने कहा केमिस्ट्री छोड़ दो, फिजिक्स छोड़ दो, पहले बायो करो। बचे हुए टाइम में थोड़ी सी केमिस्ट्री करो, फिजिक्स को भी कंप्लीटली छोड़ दो। उस समय उनको लगा कि सर अभी तो टाइम है, अभी पहले फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं। मैंने उनको मजबूर किया कि नहीं तुम पहले बायो करो। हुआ क्या, एक महीने के अंदर उनकी बायो इंप्रूव हो गई। पूरी फरवरी का टाइम लगा लेकिन उनकी बायो इंप्रूव हो गई। अब मार्च और अप्रैल में अब वो क्या कर रहे पता है बच्चे, मार्च उन्होंने इंप्रूव करी अपनी केमिस्ट्री, अब उनकी बायो और केमिस्ट्री इंप्रूव हो गई। अब उनके पास क्या हुआ, फरवरी जैसे ही उनकी बायो इंप्रूव हुई,
उन्होंने मार्च में ना बायो को केवल मेंटेन करते हुए अपनी केमिस्ट्री इंप्रूव कर ली, और अब क्या हो गया है कि अब उनकी केमिस्ट्री और बायो इंप्रूव्ड है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी फिजिक्स को। और वो बच्चे धीरे धीरे करके ना, जिनका स्कोर 350 था, उनका पहले स्कोर आया 450 पर क्योंकि उनकी बायो इंप्रूव हुई, फिर उनका स्कोर आया 500 पर क्योंकि उनकी केमिस्ट्री इंप्रूव हुई। अब एक महीने जो अप्रैल का बचा हुआ है उसमें वो अपना स्कोर आराम से 550 से ऊपर कर लेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। उन्होंने नहीं गोल किया एम्स दिल्ली का, उन्होंने गोल किया हमें एक जीएमसी चाहिए, हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना है, और ये स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की। दिस ईयर दे विल गेट सिलेक्टेड। सो दैट शुड बी योर गोल राइट नाउ, कि पहले आप बायो करो, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ो, पहले बायो कर लो ढंग से, अपने आप तुम्हें टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए मिल जाएगा। पहले रटने वाली चीज़ों पे जाओ, फिर समझने वाली चीज़ों पे जाओ, क्योंकि रटने वाली चीज़ें टाइम कम लेती हैं, उससे आउटकम अच्छा मिलता है, और समझने वाली चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लगती है। ठीक है, सो बायो का एक FST आपको देना है रोज़। ठीक है, आपकी तैयारी और अच्छी होगी तो बायो के 2 FST रोज़ देना शुरू कर दो। प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बायो रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो गई, 2 बार रिवाइज हो गई, 3 बार रिवाइज हो गई, अभी भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, क्योंकि भाई तुमने सिर्फ थ्योरी रिवाइज करी, थ्योरी तुमने रिवाइज करी, क्वेश्चन तुमने किए ही नहीं। बायो में इंप्रूवमेंट तभी आएगा व्हेन यू स्टार्ट गिविंग पेपर्स, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो में एटलीस्ट आपके 300 क्वेश्चन रोज़ होने चाहिए। एक पेपर दे लो, एक FST दे लो, 100 क्वेश्चन का, 90 क्वेश्चन का, और 200 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लो, लेकिन बायो की FST बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इम्प्रूव योर मार्क्स। कोई भी ऑर्डिनरी बच्चा इस समय जो 200 नंबर भी लेके आ रहा हो ओवरऑल, वो भी अगर 1 महीने प्रॉपर बायो को टाइम देता है, अगर वो थ्योरी खुद पढ़ता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, वो बंदा भी अपना स्कोर 300 350 तक ले जा सकता है। और बहुत सारे बच्चों को जिनको प्राइवेट कॉलेज लेना है, या जो किसी की पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिनको पता है कि उनकी कट ऑफ बहुत कम जानी है, वो बच्चे आराम से अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं अगर वो सिर्फ बायो पर ध्यान दे लें। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग ग्रैंड गोल्स, जस्ट गो फॉर सिंपल लिटिल थिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो लोग जिनका स्कोर 400 के आसपास आ रहा है, 400 450 क्रॉस करने लगा है, उनको केमिस्ट्री का एक FST रोज़ देना चाहिए। अगर आप एक नहीं दे पा रहे हो तो हर अल्टरनेट डे, हर सेकंड डे आप एक FST दे सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री का भी FST ज़रूरी है। नहीं दे पा रहे हो पूरा तो ऑर्गेनिक का अलग से दे लो, इनऑर्गेनिक का अलग से दे लो, फिजिकल का अलग से दे लो, लेकिन यू शुड गिव FST। एंड मैं अलग बात फिर से बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ गिवन इन NCERT। बहुत ज़्यादा इधर उधर के रिएक्शंस पे मत भागना, और JEE लेवल के क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नहीं करने। ठीक है, थ्योरी रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस करते रहोगे, थ्योरी रिवाइज नहीं करोगे, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, एंड यू नीड टू डू थ्योरी। भले ही फास्ट करो, लेकिन थ्योरी किया जाना भी ज़रूरी है। जब आपका लास्ट 1 वीक आएगा, मतलब 25 अप्रैल के बाद से लेकर के लास्ट के 1 हफ्ते आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज करनी है, तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मत करना। ठीक है, आपको वो एक टाइम चाहिए अपना पूरा थ्योरी कंसोलिडेट करने के लिए फाइनल एग्जाम के पहले। एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, जो इस समय भी कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आइसोलेट योरसेल्फ। किसी से ना उसकी स्ट्रैटेजी समझो, ना किसी से ये समझो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कहाँ पहुँच गया, किसके कितने मार्क्स हैं। क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक, लोग झूठ बोलते हैं। लोग, बच्चे मुझसे झूठ बोल देते हैं, यार मुझे बात साफ समझ में आ रहा होता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझसे झूठ बोल रहे होते हैं, सर हमारा स्कोर इतना इतना आ रहा है। फिर जब मैं डीपली प्रोब करना शुरू करता हूँ एक एक चीज़ को, तब समझ में आता है कि नहीं वो झूठ बोल रहे थे। ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ सर हम झूठ बोल रहे थे। सो जब बच्चे मुझसे झूठ बोल सकते हैं, तो फिर मैं तो टीचर हूँ, आपसे तो झूठ बोल ही देंगे। सो प्लीज़ आइसोलेट योरसेल्फ। किसी भी बहुत बड़े तुर्रम खान किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, उस बात पर मत जाओ। आइसोलेट योरसेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर ओन स्टडीज़। ठीक है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपको अपनी पढ़ाई से ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये लास्ट का 1 महीना ऐसा है जिस समय सबसे ज़्यादा बच्चों की तबीयत ख़राब होती है। बाहर का इधर उधर का फालतू नहीं खाना है। ठीक है, लिमिटेड अपनी खाने को साफ़ सुथरी जगह से खाना है। घर का खाना खा पाओ तो दी बेस्ट है, बाहर रहते हो तो खाना है, लेकिन इधर उधर से उठपटांग बहुत ज़्यादा ठेले वेले से कुछ नहीं खाना है, बिकॉज इस समय आपकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। एक बहुत ज़्यादा जो गलती बड़े बच्चे करते हैं वो ये है कि 4-5 घंटे की नींद लेने लगेंगे, 6 घंटे की नींद लेने लगेंगे। आप कैसे भी करके अपनी पढ़ाई इंप्रूव कर सकते हो, नींद काट करके आप अपनी पढ़ाई इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ चाहिए, और फाइनल एग्जाम के पहले तो मैं कहूँगा कि 9-10 घंटे की नींद लेकर तसल्ली से जाना। लास्ट के 1 दिन कोई पढ़ाई मत करना, तसल्ली से सोना, रेस्ट करना। इट विल हेल्प यू मोर इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, एक गलती बच्चे और कर रहे हैं, पेपर देने के लिए दूर दूर के सेंटर्स पर जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे ट्रैवल करके जा रहे हैं केवल एक एग्जाम सेंटर पर पेपर देने के लिए। दिस इज़ रॉन्ग। आपका पूरा दिन चला जाएगा पेपर देने में। घर के आसपास कोई सेंटर हो तो एग्जाम पेपर दो ऑफलाइन जा करके, नहीं तो घर पे बैठ के दो। ठीक है, ट्रैवलिंग नहीं करनी है। यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। कभी कभार एक आधा हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार कोई एक आधा पेपर देने के लिए आप चले गए तो एक अलग बात है। ऐसा नहीं करना कि हर तीसरे चौथे दिन उठ के चले जा रहे हैं, 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, पेपर दे के आ रहे हैं। बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली बैंगलोर कहीं आप रहते हो जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो भी आपको नहीं जाना है किसी दूर एग्जाम सेंटर।
ठीक है, घर पर बैठ करके ही पेपर दो। ये लास्ट टाइम पे अब टाइम नहीं बचा, साल भर भी तो आपने पेपर दिए होंगे, तब तो आपने किया होगा बहुत कुछ ये सब। सो लेट इट गो ओके। सो यू कैन यूज़ ऑनलाइन पेपर्स एंड पेपर भी मिक्सअप करने हैं, टफ लेवल ऑफ पेपर भी देना है, मॉडरेट भी देना है, ईजी भी देना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 2026 में पेपर कैसा आएगा। जो भी इंसान आपको ये बुढ़िया बेच रहा है कि 2026 का पेपर ऐसा नहीं ऐसा ऐसा आने वाला है, वो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी लेवल ऑफ पेपर एंड प्लीज़ मिक्सअप योर पेपर्स, ठीक है। इस साल के नहीं तो पिछले साल के पेपर्स करके देख सकते हो, वहाँ वो पेपर्स थोड़े से ईजी बनाए गए थे, बट यू शुड नो व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर यू आर गेटिंग इन एवरी सेट ऑफ पेपर्स, चाहे वो डिफिकल्ट हो, ईजी हो, मॉडरेट हो, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट डॉक्टर सौरभ जैन एम्स। मैं हर बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ और मैं लाइव सेशन भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा ले पाऊँ, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज सॉल्व कर पाऊँ। यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड कल 3 अप्रैल को मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ गूगल मीट पे, वो पेड सेशन है, ठीक है। उसके लिए आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो प्लीज़ 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 वर्क हार्ड, कीप वर्किंग एंड बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स सी यू इन मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। थैंक यू।